एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लेक्चर नंबर 50 में बेटा हम आज कर रहे हैं सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.10। इसके बाद 2 रह गए और कोशिश करेंगे कि हम इसी लेक्चर के अंदर उन दोनों को ख़त्म करके अपने न्यूमेरिकल्स का जो सिलसिला कार है उसको ख़त्म करें। स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बोर्ड में 2014 में, 15 में, 16 में आ चुका हुआ है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तवज्जो से आपने समझना है शॉर्ट सा लेकिन बहुत टेक्निकल सा जी। स्टेटमेंट देखिए, कहता है कन्वेक्स लेंस। पहली तो बात आ गई, लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। अब आपने याद रखनी एक बात कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात ये बताई हुई है आपको कि अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये बातें बार बार इसलिए बताता हूँ हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ताकि आपको याद हो जाए। एफ है, पी है और क्यू है। लेंस में इन तीनों के साथ एक लेंस फार्मूला बनता है। एफ की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस का मतलब है वैल्यू क्या मतलब है? पॉजिटिव होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना है। पी की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव हो सकती है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमारे पास कोई केस नहीं है, ना हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्यू की वैल्यू कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। फिर बता रहा हूं, पॉजिटिव होगी तो कौन सा इमेज होगा? रियल। नेगेटिव होगी तो कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर होगी बात जी? अब कन्वेक्स लेंस, अगर आपको याद हो रे डायग्राम्स जो हमने की थी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, उसमें मैंने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था कि कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर जब वो वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, याद रखने वाली बात है, जब उसने वर्चुअल इमेजेस बनाने हैं तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा उसने क्या बनाने हैं? एनलार्ज, हमेशा एनलार्ज बनाएगा। वर्चुअल इमेज हमने पढ़ा हुआ है कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? दैट इज ऑलवेज, कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर इरेक्ट होता है। 3 बातें, इमेज वर्चुअल होगा, एनलार्ज होगा और इरेक्ट होगा। देखिएगा स्टेटमेंट में कहता है कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये डाटा में हमारे पास पहली चीज़ क्या आ गई बेटा? अभी हम डायग्राम बना के भी इसको समझते हैं। कहते हैं जी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, साथ साथ हम डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन ये डायग्राम आपने बनानी नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास यहाँ पे आ गया लेंस, लेंस का अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट एफ, इधर है जी पॉइंट हमारे पास 2f, सिमिलरली इधर f होता है और इधर क्या होता है? 2f। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेजेस कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा? यहाँ पर, बिटवीन, ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, बिटवीन f एंड लेंस, या बिटवीन f, यहाँ इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर का। तो यहाँ पर पढ़ा होगा तो उसने हमेशा कौन सा बनाना है? वर्चुअल इमेज। हमने पढ़ा होगा कि इमेज के लिए ये साइड कौन सी होती है? दैट इज वर्चुअल साइड, और ये वाली साइड इमेज के लिए कौन सी होती है? दैट इज रियल साइड। देखिएगा अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा कैसे, हम रफ सा ज़रा देख लेते हैं। फोकल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं उधर, मैं भी आपको डायग्राम बना के बताता हूँ जी। तो हम पहले डाटा में अपनी चीज़ लिख लेते हैं। क्या गिवन है उसने हमें कहा है जी फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 6 सेंटीमीटर, इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वो जो वर्चुअल इमेज बन रहा है कितना बन रहा है? 3 टाइम्स, 3 गुना द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई 3 गुना बड़ा बन रहा है होने का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स लार्जर बन रहा है। तो उसने हमें ये क्या गिवन की हुई है? याद करने, हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, मैंने कहा था मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो।
कितने टाइम्स कोई चीज़ लार्जर है या कितने टाइम्स कोई चीज़ स्मॉलर है, दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग रेशियो। वो ये नहीं बताता कि इमेज इज ऑलवेज लार्जर, वो कभी स्मॉलर भी तो बन सकता है। तो ये हमें क्या गिवन है, दैट इज मैग्निफिकेशन। नहीं जी बेटा, मैग्निफिकेशन गिवन है m = 3। अब क्वेश्चन उसका क्या है, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट के सामने लेंस को हम कितनी दूर रखें। ये जी ऑब्जेक्ट था जी, ऑब्जेक्ट के सामने हम लेंस को कितनी दूर रखें ताकि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इधर कैसे बनेगा इमेज। हम रे डायग्राम देखिए, रे यहाँ से जाएगी, उसने यहाँ से पास करना है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हुए हैं रे डायग्राम नंबर 5 के अंदर, अगर याद हो तो। दूसरी वाली यहाँ से पास करेगी, डिस्टेंस इनमें ये पैरेलल नहीं होती, इनमें डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये तो मेरी ये डिस्टेंस इंक्रीज होता है, जब आप स्केल के साथ बनाएंगे तो आपको इंक्रीज डिस्टेंस नज़र आएगा। इसको आप ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ना सीधा स्ट्रेट, तो यहाँ पे आपको ऐसे बैकवर्ड सीधा अगर जाएगी तो ऐसे आपको मेरा बच्चा यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बना हुआ नज़र आएगा। क्वेश्चन था वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस, कि लेंस को ऑब्जेक्ट से कितनी दूर रखा जाए। लेंस को ऑब्जेक्ट से कितनी दूर रखा जाने का मतलब क्या है कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करके देनी है उसको, p की वैल्यू, यानी हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो लेंस से, यहाँ पर हो, यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस हमने बताना है कि कितनी दूर हो। 3 टाइम्स लार्जर इमेज बना दे जी। ये हो गया जी डाटा। डाटा के बाद टू फाइंड में देखिएगा बच्चे, टू फाइंड के अंदर हमने क्या चीज़ बतानी है, हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है जी, p की वैल्यू क्या है। अब एक मेरी बात आपने याद रखनी है, इमेज हमारे पास कौन सा बन रहा है, वर्चुअल। उसने खुद बताया कि इमेज कौन सा बन रहा है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। भाई अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो q की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हम लेंगे कहाँ पर, फार्मूला हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, टू फाइंड था जी। टू फाइंड के बाद आ जाएगा जिसका फार्मूला, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला। तो पहले तो हमने रिलेशन, 2 फार्मूला हमने यूज़ करने हैं। एक हमने करना है 1/f = 1/p + 1/q, एक फार्मूला ये है जी। दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का, m = q/p। अब आपने मेरी एक बात ध्यान से देखनी है कि q की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लेनी है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेनी है, नेगेटिव इसलिए लेनी है कि बनने वाला इमेज क्या है, वर्चुअल है। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। डायग्राम जहन में रखनी है, मैंने रेस कर दी कि हमारा इमेज इन लार्ज और वर्चुअल साइड पर बन रहा था जी। q की वैल्यू हम ले लेंगे कितनी, -q। m क्या है, कितना गिवन है, 3 टाइम्स, 3 गुना क्या बन रहा था, लार्जर इमेज। ये जो फार्मूला हो गया, फार्मूला के बाद आइएगा सोल्यूशन में हम सारी चीज़ें चेंज करते हैं जी। अपने साइंस को कैसे हमने उनको चेंज करना है, पहले तो ज़रा इस फार्मूला को मैं लेके चल रहा हूँ जी। m = -q/p, m = -q/p। m कितना है, मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, -q/p। m था जी 3, कहाँ लिखा हुआ 3, इक्वल्स टू ऐसे आ गया -q/p। ठीक होगी बात जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये p से डिवाइड हो से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस का साइन इस तरफ चला गया, तो मतलब है q किसकी इक्वल आ गया, -3p के। ऐसे ही बन गया जी। इसी q की वैल्यू -3p हम अपने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। फार्मूला हम फिर लिख रहे हैं एज, हमें पता जी 1/f किसकी इक्वल था, 1/p + 1/q। हमारा बेसिक फार्मूला ये था। f की वैल्यू कितनी है, 6। शाबाश मेरे बच्चे, उसकी जगह लिखते 6 आ गया। p की जगह पे p ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन आ गया। q की जगह क्या लिखूंगा, -3p। 1/p
ब्रैकेट में लिखिए जी -3p। समझनी है बात बेटा ध्यान से, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये जी बन गया हमारे पास 1/6 इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/3p। क्लियर हो गया जी। एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास दोनों का क्या आएगा, p और 3p का एलसीएम बेटा क्या आ गया, ये 1/6 ऐसे ही आया, इन दोनों का एलसीएम क्या बन गया, दैट इज 3p। p और p फैक्टर कैंसिल हो गया, खाली क्या रह गया 3 माइनस 3p और 3p का फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1। ये आ गया जी हमारे पास 1/6 इज इक्वल टू 3 - 1 का आंसर बन गया 2/3p। क्लियर है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मैथ पढ़ते हैं आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर, दैट इज 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3p इज इक्वल टू 6 2 12, 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें, p इज इक्वल टू 12/3, इसको इसके साथ कैंसिल करें, p इज इक्वल टू 3 4 12, तो यूनिट क्या आया सेंटीमीटर। इसका मतलब है कितनी दूर ऑब्जेक्ट और लेंस में कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जी। एंड पे हमने क्या लिखना है, लास्ट में हमने लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट में उसको पूरी चीज़ लिख के बता दें कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ले जी रिजल्ट में मेरा बच्चा क्या आएगा, यानी हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट किया है, p कितना हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 4 सेंटीमीटर जी। क्लियर हो गया बेटा। ये था बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.10। उसके बाद देखते हैं जी 12.11, वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो भी थोड़ा सा टेक्निकल सा है, तो देखते हैं जी बेटा 12.11 में क्या हमें कहा जा रहा है। जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.11 स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, डायग्राम बना के देखते हैं कि डायग्राम किस तरह की बनती है। फिर बता रहा हूँ बनानी नहीं आपने, सिर्फ हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि क्या कहता है वो। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते जी। कहता है रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस। लीजिए साथ डायग्राम देख लेते जी। ये जी कोई लिक्विड की सरफेस है, ठीक है बेटा। कहता है उस पर एक रे ऑफ लाइट लिक्विड की सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, 35 पर। या ये है जी मीडियम हमारा एयर का, और ये हमारा मीडियम किस चीज का है, लिक्विड। याद करें एयर के मीडियम को हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज रेयर मीडियम, ठीक है जी। लिक्विड का मीडियम हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज डेंसर मीडियम। पुरानी बात हम एक रिवाइज करें, चैप्टर के स्टार्ट पर हमने पढ़ी थी, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में। तो हमने रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक पढ़ा था, हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात पढ़ी थी कि व्हेन लाइट एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो हमने एक रेशियो पढ़ी थी, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। रिफ्रैक्शन है नॉट रिफ्लेक्शन, उसकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन था व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू किस मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है जी। क्लियर होगी जी बात। एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन है, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अब जी क्वेश्चन उसका ये है, लाइट आ रही है, ये कितना एंगल बना रही है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें 90 डिग्री का एंगल, ये है नॉर्मल। ये डायग्राम बनानी नहीं, फिर बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, दैट इज इंसिडेंस रे, आने वाली रे। ये एंगल बनता है आई, कितने एंगल पर आ रही है, 35 के। जाहिर बात है रिफ्रैक्शन हुई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना।
कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25। ये जो लिक्विड था उसके लिए उसने n की वैल्यू बताई हुई है कितनी, 1.25 गिवन है। एक चीज, आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। दूसरी चीज आपने क्या बतानी है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। क्रिटिकल एंगल के लिए भी हमने एक फार्मूला किया था, अगर आपको याद हो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी इक्वल होता है, n जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, याद करें जी, हमने फार्मूला की डेरिवेशन की हुई है 1/sin एंगल c। ये एंगल c क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ठीक होगी बात जी। आ जाइए बेटा, पहली चीज़ डाटा में टेक्निकल न्यूमेरिकल है, ध्यान से आपने देखना है। तो पहली चीज़ डाटा में क्या चीज़ गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीधी सीधी बात, तो ऐसे ही लिख लेते हैं जिसको हमें गिवन है जी बेटा, क्या चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कितनी वैल्यू गिवन है, 35 डिग्रीज। कैलकुलेटर के साथ ये न्यूमेरिकल होना है तो कैलकुलेटर साथ रखिएगा जी। A liquid surface at angle of incidence 35 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो टू फाइंड में आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है, 1.25। लो योर वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, जिसको स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 1.25। इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना है। लीजिए बेटा, इतना सारा हमारे पास डाटा है जी। डाटा के बाद आ जाइए हम टू फाइंड में। टू फाइंड में बेटा जी क्या चीज़ फाइंड आउट करी, यहाँ से कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जी पहली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, दो चीज़ें निकालनी है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर, रिफ्रैक्शन है। दूसरी चीज़ क्या बतानी है हमने, क्रिटिकल एंगल। तो ये दूसरी चीज़ हमने बतानी है जी क्रिटिकल एंगल, यानी C की वैल्यू क्या है। आसान सा है, साथ साथ रहिएगा जी। फार्मूला कहाँ से हमें पता चलेगा, हमें पता जी IN और R में एक ही रिलेशन था, साइन ऑफ एंगल ऑफ I और साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू क्या है, N। इन द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ I और साइन ऑफ एंगल ऑफ R वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट n। ये था, मैंने लाइट फिर बता रहा हूँ, मैंने लाइट एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट मेरा बेटा किस में एंटर होती है, रेयर। ये फार्मूला अगर आप अपनी बुक का देखें ना, पेज नंबर, ये हमने स्टार्ट पे किया था मेरा बच्चा, ये बुक का पेज नंबर जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, शुरू के हमने टॉपिक्स के अंदर किया था, पेज नंबर 43 पर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, इसको एक और नाम भी दिया जाता है स्नेल्स लॉ, याद हो अगर आपको तो, रेफरेंस भी मैंने बता दिया। फिर उसी के साथ ही हमने ये छोटी सी डेरिवेशन भी की थी कि n इज इक्वल टू, ये हमने किसके अंदर की हुई है, n इज इक्वल टू 1/sin c किसकी इक्वल होता है, ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक के अंदर किया हुआ है वो डेरिवेशन। एनी हाउ फार्मूला देख लेते हैं हम। फार्मूला हमारा क्या यूज़ होना, हमारे पास साइन एंगल I ओवर साइन एंगल R इज इक्वल टू n, और दूसरा फार्मूला हमारे पास यूज़ होना है n इज इक्वल टू 1/sin c। एंगल c लिख लें जी पूरा, ये एंगल का सिंबल होता है और c, यानी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन बनता है, रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल होती है, साइन ऑफ एंगल ऑफ I और साइन ऑफ एंगल ऑफ R। ये डायग्राम रेस कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी, आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बनानी नहीं है। हाँ, आप अपनी ईज़ के लिए इसको बनाना चाहें तो खुद से बना लें ताकि आप गलती ना करें जी। फार्मूला के बाद बेटा सॉल्यूशन में हम देखते हैं जी, पहले हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, उससे हम R की वैल्यू निकालते हैं कि R का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है। याद रखिएगा, ये भी मैंने बात आपको बताई हुई है कि when light enter from rare to denser medium, ये जब रेयर से डेंसर में एंटर होती है तो मेरा बच्चा याद रखनी है आपने बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। किससे हम देखेंगे, क्या यही बात है, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन से, क्योंकि लाइट रेज बेंड कर जाती है किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल। भाई नॉर्मल की तरफ बेंड करती तो एंगल छोटा हो जाएगा। अभी चेक करते हैं कि क्या रिफ्रैक्शन की वैल्यू लेसर आती है कि ग्रेटर आती है, अभी देख लेते हैं जी। लो जी फार्मूला हम यही यूज़ करें बेटा, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर इक्वल टू है जी एन। ले जी बेटा, साइन तो ऐसे ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैथ पढ़ते हैं आप। एंगल आई की वैल्यू कितनी मेरा बेटा 35, उसी जगह आ गया 35 डिग्रीज। कैलकुलेटर से होना ये सॉल्व, डिवाइडेड बाय, हम इस फार्मूला की थोड़ी सी शक्ल बदल देते हैं। हम ये सारा पोर्शन इधर ले जाते हैं, एन को इधर ले आते हैं, डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू, ये अभी हम वैल्यू नहीं लगाते, हम पहले फार्मूला की शेप बदल लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। क्या रह गया, साइन एंगल आर। अब लगाते हैं जी, साइन आई की वैल्यू कितनी है बेटा 35 डिवाइडेड बाय एन कितना था हमारे पास 1.25 उसकी जगह आ गया बेटा कितना 1.25 इज इक्वल टू साइन एंगल आर है, खाली आर नहीं, दिस इज साइन एंगल आर। हमने खाली आर फाइंड आउट करना है, वो भी देखते क्या होता है। पहले हम जरा साइन 35 कैलकुलेटर से वैल्यू देख लेते हैं कि साइन 35 की वैल्यू कितनी आती है। कैलकुलेटर बड़ा आसान सा काम है। कैलकुलेटर मैथ्स वाले टीचर ने भी आपको बताया होगा, ये साइन का बटन है, साइन को मैंने प्रेस किया ना, और साथ मैंने कितना लिखना 35 सिंपल सा लिखे इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.5735। जी बिल्कुल 0.5737 है, तो हम उसको 0.5736 कर लेते हैं जी। दिस इज 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल टू साइन एंगल आर। 0.5736 को डिवाइड करेंगे जी 1.25 से, सर को हमने डिवाइड किया जी 1.25 से, तो सो वी गेट 0.4588 बन रहा है, तो 0.4588 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये हमारे, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ जी, साइन एंगल आर इज इक्वल टू 0.459 डिग्रीज में आ रहा है, डिग्रीज था ना, तो ये आ गया जी 0.459 आ गया। हमने एंगल आर निकालना है। हमने मैथ में ये चीज़ की हुई है कि ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये इस तरफ जाएगी तो उसका इन्वर्स बन जाएगी, ये हमारे पास ये बनेगा जी। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी एक में किया था, एंगल आर इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी हमारे पास साइन इन्वर्स किस एंगल का 0.459 का 0.459 डिग्रीज का जी। तो हमारे पास एंगल आर किसकी इक्वल आया, हम वैल्यूज लगा लेते हैं जी। हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है, कैलकुलेटर में कैसे करना है, शिफ्ट को प्रेस किया, साइन प्रेस किया तो साइन इन्वर्स लिखा हुआ आ जाता है जी 0.459, उसके बाद इक्वल प्रेस कर दे तो हमारे पास आंसर आ गया 27.31। 27 पॉइंट, बुक में भी आंसर चेक कर लेते जी कैलकुलेशन, और हमारा आंसर ठीक है जी। आंसर बिल्कुल जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 27.31 बन रहा है जी। ले जी एंगल आर हमारे पास कितना आ गया दैट इज़ 27.31 डिग्रीज जी। एक चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद बेटा हमने फाइंड आउट करनी क्या चीज़, एंगल सी। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इस फार्मूला की भी शेप चेंज कर लेंगे। अगेन फार्मूला जी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू 1/sin एंगल सी। इस फार्मूला की भी शेप चेंज करते हैं जी, इसको इधर ले जाते, इस पोर्शन को इधर ले आते हैं जी। ये बन गया जी हमारे पास साइन एंगल सी इज इक्वल टू 1/n, ऐसी है जी। अब ज़रा वैल्यूज लगा लेते हैं। साइन एंगल सी इज इक्वल टू 1/n, n कितना है 1.25। लीजिए बेटा n की वैल्यू लगा देते हैं 1.25। ये हमारे पास फिर वही काम, साइन एंगल c इज इक्वल टू 1/1.25। 1 को 1.25 से हम डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना बनता है जी 1 डिवाइडेड बाय 1.25, सो वी गेट 0.8 आता है जी। लीजिए ये आ गया हमारे पास 0.8, ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो एंगल c किसकी इक्वल हो गया, साइन इनवर्स लेना हमने किसका
0.8 का। इससे पहले एक बात मैंने लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जाहिर बात है छोटा होगा, छोटी आई वैल्यू देखिएगा, ये आ रही 27.31 जी, कितना था हमारे पास 35, मतलब मेरी बात ठीक थी जी। अच्छा जी, फिर वही साइन इनवर्स निकालना है, एंगल सी क्रिटिकल एंगल किसकी इक्वल आ रहा है, इसी का साइन इनवर्स उसी मेथड से ले लें। नहीं जी बेटा, शिफ्ट प्रेस किया, साइन इनवर्स, सो वी गेट आंसर 53.13, बुक में भी 53.13 आ रहा है जी। एंगल सी किसकी इक्वल आ गया, दैट इज़ 53.13 और यूनिट क्या आया है, डिग्रीज। नहीं जी बेटा, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड पर हम अपना रिज़ल्ट लिख लेते हैं। रिज़ल्ट बड़ा शॉर्ट सा है, दो छोटी सी बातें हैं जो लिखनी है। क्या चीज़ हमने फाइंड आउट किया, एंगल आर। एंगल आर आया जी हमारे पास कितना, 27.31 डिग्रीज। एक चीज़ ये आ गई हमारे पास, एक चीज़ हमने फाइंड आउट की जी एंगल सी किसकी इक्वल आया है, 53.13 डिग्रीज के जी। क्लियर हो गया जी, ये हो गया जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.11। लास्ट वाला एक रह गया है, उसको भी करके हम अपना ये सिलसिला कार ख़त्म करते हैं जी। लास्ट वाला छोटा सा न्यूमेरिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी 2014 के अंदर और 2016 में बोर्ड में आ चुका हुआ है जी। बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.12 फिर बता रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो 2014 में और 2016 में आ चुका हुआ है बोर्ड में। देखिएगा कहता क्या है, कहते द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। पहले हम ज़रा पुरानी वाली चीज़ ज़रा रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस के लिए फार्मूला हमने एक पढ़ा था जी, बिल्कुल। पावर ऑफ लेंस हमने ये पढ़ा था किसकी इक्वल होती है, 1/f, और ये f किसके अंदर होती है, मीटर्स में। भाई अगर फोकल लेंथ मीटर में होगी तो उसका रेसिप्रोकल किसकी इक्वल होगा, पावर ऑफ लेंथ। यानी फार्मूला ये बनता है P इज इक्वल टू 1/f। इफ f इज इन मीटर, दिस पावर ऑफ लेंथ का हमें याद करें पढ़ा था, इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ये पढ़ा था जिसको हमने d के साथ रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही जी पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर कब होगी, जब किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। क्लियर होगी बात जी। अब आ जाइएगा जरा बेटा स्टेटमेंट की तरफ। कहता था पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। लो जी, पहली चीज़ डाटा में साथ साथ ही हम अपना डाटा लिखते जाते हैं जी। आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा है जी। कहते पावर ऑफ लेंस है 5 डायोप्टर। लो जी, पहली चीज़ डाटा में क्या गिवन है, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। फिर बता रहा हूं डायोप्टर है तो फोकल लेंथ मीटर में है, ठीक है। हमने मीटर से सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट बनाना है, क्योंकि इतना बड़ा लेंस तो कोई नहीं होता जिसकी मीटर के अंदर हम ले, जो हमने यूज करना है। कहता है जी एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ये तो हमारे पास फाइंड में आ गया कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड होगा, फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड कितना रियल इमेज बनेगा, भाई कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बन रहा है, एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज। 2 टाइम्स लार्जर का मतलब क्या हुआ, 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या गिवन है हमें जी मेरा बेटा, दैट इज मैग्निफिकेशन गिवन है जी। m इज इक्वल टू 2 रेशो होती है दो चीज़ों के दरमियान। फिर बता देते जो हम बार बार कर चुके हैं, m इज इक्वल टू HI ओवर HO, m इज इक्वल टू Q ओवर P। हमें ये यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं डाटा में। डाटा आ गया जी, डाटा के बाद टू फाइंड में हमने क्या करना है, बस और कोई चीज़ हमें नहीं गिवन। टू फाइंड में हमने करना है जी एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। यानी क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है मेरा बच्चा, डिस्टेंस ऑफ, ले जी हमने फाइंड आउट करना है जी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी P क्या है। बस एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, छोटा सा न्यूमेरिकल है जी। फार्मूला, असल चीज़ तो ये है जी, फार्मूले हम 2 यूज़ करेंगे। एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू 1/f वाला, इसके साथ हम f निकालेंगे ना, क्योंकि f तो नहीं ना दी हुई। दूसरा फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू Q ओवर P, ताकि m यूज़ कर लें।
एक और भी हम यूज़ करेंगे एंड पे, जो हमारा अपना असल फार्मूला है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये 3 फार्मूलाज। पहले आ जाइए बेटा पहले वाले फार्मूला पे, सोल्यूशन पर आ जाइए, ध्यान से देखिएगा बेटा, टेक्निकल न्यूमेरिकल है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है तो आपने मेरे साथ रहना है जी। p इज इक्वल टू 1/f, फार्मूले के साथ हम स्टार्ट करते हैं जी। p इज इक्वल टू 1/f। लो जी, p की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 डायोप्टर। फिर बता रहा हूं, अगर 5 डायोप्टर गिवन है तो डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि मीटर में गिवन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू 1/p। p इधर चला गया, इधर आ गया। f इज इक्वल टू p कितनी है? 5 आ गया। f इज इक्वल टू 1/5 का आंसर कितना बनता है? 0.2। और यूनिट क्या है? मैंने कहा था अगर f मीटर में है तो हम डायोप्टर लेंगे, मीटर में आ गई। इसी को मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना है। f इज इक्वल टू 0.2 को हमने पढ़ा हुआ है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरा बच्चा, सही है जी। 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो f इज इक्वल टू 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक दैट इज 20 सेंटीमीटर बनता जी, ऐसे ही है जी। f हमने निकाला, हम ज़रा 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी। कैलकुलेशन 0.2 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो वी गेट 20, एग्जैक्टली जी हमारे पास 20 आता है जी। f हमने निकाल लिया इस फार्मूला में लगाने के लिए। दूसरा फार्मूला यूज करते जी, m इज इक्वल टू q/p। m कितना गिवन है? 2। भाई 2 गुना लार्जर इमेज बना था। नाउ m इज इक्वल टू है जी q/p। m की जगह आया 2 इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया q/p। p इधर मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 2p इज इक्वल टू q। साथ वाली चीज़ें रेस कर देते हैं जी, मिक्स ना कर दीजिएगा। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वो सिर्फ समझाने के लिए था। Q आ गया 2p। लेकिन जब इसी चीज़ को उठा के मेरा बच्चा इसमें लगाते हैं जी, यूजिंग फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f कितना निकाला हमने? 20। 1/20 इज इक्वल टू p। p तो p है, भाई वही तो फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/q। q किसकी इक्वल है? 2p के, तो 2p आ गया। लेकिन सॉल्व कर ले ज़रा। 1/20 ऐसे आया मेरा बच्चा, इक्वल टू 1/p और 2p, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? मैथ पढ़ते हैं आप, दैट इज 2p। ठीक है जी, p और p फैक्टर कैंसिल हो गया, यहां पे रह गया 2 प्लस 2p और 2p कैंसिल हो गया 1। ठीक है जी, 2 + 1 का आंसर 1/20 इज इक्वल 2 + 1 3/2p। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी। 2p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आता है। p इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर जी। 2 से डिवाइड करके इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। चेक करते हैं जी, आंसर 30 आता है जी, बिल्कुल 30 सेंटीमीटर है जी। लेकिन लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया बेटा? लास्ट पे हम अपना रिजल्ट लिख लेते हैं जी कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। ले जी बेटा, फाइनल पे हमारे पास रिजल्ट आया जी। हमने लिखना है जी, फाइंड आउट हम कर रहे थे, बुक में जी लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, तो हमने फाइंड आउट किया था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लें या खाली p की वैल्यू लिखने की बात है जी। p हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटा हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे के सारे ख़त्म हो गए, हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी सारी की सारी कर चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर नंबर 50 भी ख़त्म होता है। बाकी जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए उनको हम इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होने के साथ बच्चा वही हदीस का जो सिलसिला चल रहा था, बड़ी प्यारी सी हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, नमाज के बारे में बता रहा हूँ, जो शख्स 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ता है
वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात बताई कि जो शख्स 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करता है वो रब्बुल आलमीन की इबादत करने वालों से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। यानी जिसने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं की, जिसकी छूट गई कोई भी नमाज, तो फिर वो उस लिस्ट से निकल जाता है बाहर। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बेटा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।